पास में आ जाओ आप लोग सब सारे, आप यहाँ आ जाओ। ओके, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सोडल गडिल। शोल्डर गडिल, शोल्डर, स्कैपुला, अपर एंड ऑफ ह्यूमरस, आना और क्लेविकल के पार्ट जुड़े होते हैं और इसे शोल्डर गडिल बोलते हैं। शोल्डर में जितने भी आसपास में जॉइंट्स हैं, इसका क्या रोल है एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, ये बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। एनाटॉमी जानते हैं इसका कैसा है, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, ग्लिनोइड कैविटी, ह्यूमरस, क्लैविकल, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट्स, ये सारे जॉइंट्स का इंपॉर्टेंस हमारे शोल्डर जॉइंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। शोल्डर जॉइंट्स जो है ना, बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है और इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो होती है इसकी मसल्स और इसका एक जो कैप्सूल है वो। शोल्डर गडिल में जो कॉमन जो सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हम देखते हैं वो क्या है, एक तो फ्रोजन शोल्डर है जिसको स्टिफ शोल्डर भी बोलते हैं। अर्थराइटिस के चेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं, है ना। सैनोवियल फ्लूइड से रिलेटेड इसमें टेंडनाइटिस होती है, सनोवाइटिस होती है जो सनवे फ्लूइड के इन्फ्लेमेशन के कारण से होती है। शोल्डर गडिल में अगर शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट की बात करें तो कितना होता है, 0 डिग्री से 180 डिग्री लेकर चलते हैं। इसमें शोल्डर जॉइंट का कितना मूवमेंट होता है और स्कैपुला का कितना मूवमेंट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लगभग पूरे 180 डिग्री में नियर अबाउट 35-40 डिग्री का जो एंगल है, जो रेंज ऑफ मोशन देता है, वो रोटेट करता है स्कैपुला, है ना। अगर स्कैपुला ना रोटेट करे तो आप शायद यहां के बाद ऊपर ना ले जा पाओ। ये लगभग 40 डिग्री के आसपास का है। शोल्डर गडिल में जो शोल्डर जॉइंट के जो मूवमेंट होते हैं उसके क्या क्या मूवमेंट है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन और इंटर रोटेशन। शोल्डर जॉइंट्स में जो मसल्स हैं उनके नाम बताओ। डेल्टोइड है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर, सबस्कैपुलरिस, रोम्बॉइड्स माइनर, मेजर, है ना। ये सब जॉइंट्स इस शोल्डर गडिल के आसपास के मसल्स हैं जो स्कैपुला को और ह्यूमरस को एक दूसरे के साथ में अटैच करके रखता है और इससे हम मूवमेंट लेते हैं। अभी सपोज कि किसी को तकलीफ है सर्वाइकल की और उसका रेफर पेन आ रहा है आपके शोल्डर में, तो आप इंडिकेट क्या करोगे, किस तरह से पेन है, क्यों पेन है, आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस करोगे कि ये पेन जो है शोल्डर इटसेल्फ जॉइंट के कारण से है या फिर सर्वाइकल के कारण से है। सर्वाइकल के कारण से जो पेन होती है वो रेफर्ड पेन होती है जिसको रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। रेडिकुलोपैथी का एक खास तरीका ये है, क्यों हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि आप शोल्डर जॉइंट में पेन है और शोल्डर जॉइंट की ट्रीटमेंट कर रहे हो लेकिन उसका रेडिएटिव पेन आ रही है सर्वाइकल से। हमारे लिए जरूरी इसलिए है शोल्डर गडिल एज ए होल पढ़ाई स्टडी करना, क्योंकि हमें पता हो एनाटॉमी कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर हैं और कौन सा पेन कहां पर जा सकता है। अब जैसे कि स्कैपुला के आसपास की जो पेन होती है वो बहुत ही शार्प होती है, ठीक है ना। और वो शार्प पेन कभी कभार ऐसा लगता है पेशेंट को कि ये नर्व की पेन है या फिर नर्व की पेन है, उसको कभी कभार हम मिसडायग्नोज कर देते हैं और ये बोलते हैं कि ये इटसेल्फ स्कैपुला और शोल्डर की पेन है। वो रेफर्ड पेन भी हो सकती है, इसलिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। मैंने पहले के क्लास में बताया हुआ है कि जब भी डायग्नोसिस बनाओ तो आपके पास में फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ में रेडियोलॉजिकल एविडेंस भी होने चाहिए, जैसे एक्सरे हो, सीटी स्कैन हो, एमआरआई स्कैन हो, उसमें पता चल जाता है कि कहीं कोई डिस्क आपके तो नहीं दब रहे, कोई डिस्क स्पेस तो नहीं कम हो रही, अगर कम हो रही है अलाइनमेंट कैसी है, सर्वाइकल कर्व कैसा है, इससे पता चल जाता है कि आपकी डिस्क पर प्रेशर है या नहीं है। प्लस आप सेंसेशन से चेक कर सकते हैं, क्योंकि नर्व की जब प्रॉब्लम होती है तो आपकी सेंसरी लॉसेस भी देखने को मिलते हैं। कभी डल फील करता है, फाइन टच नहीं होगा, हीट कोल्ड नहीं होता, है ना। मूवमेंट देखो, मायोटोम्स और डर्मेटोम्स पता है क्या होता है। मायोटोम्स और डर्मेटोम्स
मसल्स को जो सप्लाई करती है ना नर्व, उसे मायोटोम्स बोलते हैं। और एरिया सप्लाई बाई सेंसरी नर्व इज कॉल्ड डर्मेटोम्स। सपोज कि ये एरिया है ना, शोल्डर का एरिया जो है ना, ये आप क्या बोलेंगे, कौन सा एरिया है? अगर ये एरिया इन्वॉल्व है, किसी को पेन यहां पर है तो, है ना, C3 C4 के आसपास का एरिया है, C2 C3 एंड C4 C5 लिंक्ड होता है, आसपास का एरिया है। इस एरिया को सप्लाई करता है शोल्डर जॉइंट्स में। बाइसेप्स वाले एरिया अलग होते हैं, ट्राइसेप्स के एरिया अलग होते हैं, क्योंकि ट्राइसेप्स फिर सबसे लोअर सर्वाइकल वाले एरिया आ गया, C6 C7 वाला एरिया आ जाता है वो। तो इस तरह से आप उसको रूल आउट कर सकते हैं कि हाँ, अगर इस तरह के सेंसरी इंपेयरमेंट है तो तकलीफ किस तरह से हो सकती है। इसमें और कुछ पूछना है शोल्डर ज्वाइंट गर्डल के बारे में एज ए होल? देखो, शोल्डर गर्डल अपने आप में बड़ा टॉपिक है। पहले तो एनाटॉमी पढ़ना बहुत जरूरी है इसके लिए, फिर इसकी फिजियोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है, फिर नर्वस सिस्टम, फिर स्केलेटल सिस्टम, ये सब चीजें आप लोगों ने स्टडी कर ली है। यहाँ पर तो बेसिकली हम डिजीज से रिलेटेड, क्योंकि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं और वो काम करेंगे जो आप पेशेंट को ठीक करते हैं, ये आपका प्राइमरी काम है। तो शोल्डर गर्डल में क्या क्या तकलीफें हैं ये मैंने बता दिया, और वो तकलीफों को कैसे आप ठीक करेंगे ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या क्या मूवमेंट होते हैं, आ जाओ यहाँ पर, कोई एक लेटो, मॉडल बनो। एक इसको पिल्लो दो। ओके, स्टार्ट करें। ठीक है, राइट साइड का हम शोल्डर एंड शोल्डर गर्डल के लिए हम मूवमेंट कर रहे हैं। कोई एक कंडीशन लेकर नहीं करेंगे, क्योंकि कोई एक कंडीशन लेकर करेंगे ना तो उसमें ना बहुत सारी चीजें आपको टू द पॉइंट डायग्नोसिस बेस्ड होनी चाहिए। हम एज ए होल सीखने की कोशिश करो कि शोल्डर में या नेक के आसपास या क्लैविकल के आसपास या शोल्डर से डाउन फोर आर्म में तकलीफ होती है तो हम क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और शोल्डर गर्डल का जो तकलीफ है वो किस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करता है। जैसे किसी का शोल्डर ज्वाइंट डिसलोकेशन है, फ्रोजन शोल्डर है जो कॉमन हमारे पास में आते हैं, अर्थराइटिस के चेंजेस हैं, कोई रोड साइड एक्सीडेंट के केसेस हैं, ऐसे केसेस हमारे पास में आते हैं। अक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, जो अक्रोमियम प्रोसेस है और क्लेविकल का जो ज्वाइंट होता है यहाँ पर होता है। यहीं पर एक इम्पिंजमेंट सिंड्रोम होती है, जब हाथ को ऊपर उठाता है ना तो उसको यहाँ पर दर्द होती है, उसको इम्पिंजमेंट सिंड्रोम बोलते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पर जो आपकी फ्लूइड होती है, जो ग्लाइडिंग फ्लूइड्स होती है, उसे क्या बोलते हैं? एक तो सनोवाइटिस होती है, सनवे फ्लूइड होती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो सनोवाइटिस बोलते हैं। सेकंड क्या बोलते हैं? टेंडनाइटिस बोलते हैं। अगर टेंडन के एरिया में अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो और वहां से पेन हो जाए तो उसको टेंडनाइटिस बोलते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड बर्सा, दैट इज कॉल्ड, उसका जो डिजीज है उसको बर्साइटिस बोलते हैं। वो एक तरह से ना पैडिंग होती है, सॉफ्ट पैडिंग होती है जो बोन और बोन के एंड्स को रोकती है एक दूसरे में अप्रोच करने से, उसमें भी सूजन हो जाती है। तो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम भी इस तरह से होती है कि आपकी कहीं ना कहीं वो बोन एक दूसरे में जाकर के सॉफ्ट टिश्यू हार्ड टिश्यू में जाकर टच हो जाता है, तो पेन, उसमें पेन होती है या पेन फील होती है या फिर मूवमेंट कर नहीं पाता पेशेंट। फ्रोजन शोल्डर में यही होती है कि जो पेशेंट का जो रोटेटरी मूवमेंट है, कि बाजू बोलोगे कि पीछे ले जाओ, मीन्स कि इसको ह्यूमरस को इंटरनल रोटेट करने के लिए बोलोगे तो नहीं होगा उससे, एक्सटर्नल रोटेट करने के लिए बोलोगे नहीं होगा उससे, ओवरहेड अबडक्शन करने के लिए बोलोगे नहीं होगा उससे। ये भी शोल्डर ज्वाइंट की एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। इसमें होता क्या है कि कैप्सूल्स आपके टाइट हो जाते हैं, इसमें आपके रोटेटर कफ मसल्स जो होते हैं ना वो टाइट हो जाते हैं। रोटेटर कफ मसल्स भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह की कोई तकलीफ है पेशेंट को तो हम टू द पॉइंट डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन सबसे अभी मैं बताने जा रहा हूं कि इसमें क्या क्या मूवमेंट होती है, ऐसे एज ए होल, एज ए स्टडी करने के लिए हमें इसको समझना है। अब जैसे शोल्डर ज्वाइंट है, सबसे एग्जामिनेशन कर लिया कि इसकी मूवमेंट कितनी है ना, देख लिया कि फुल रेंज है कि नहीं है। जब किसी को तकलीफ होती है तो रेंज कम हो जाती है प्लस पेनफुल हो जाती है ना। फिर हमने मूवमेंट करके देख लिया ये ठीक है,
फिर हमने इसका मूवमेंट करके देख लिया, ये ठीक है। अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर है तो ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है ना। साथ में हमने पावर चेक कर लिया, बाइसेप्स का, ट्राइसेप्स का, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन का, डेल्टॉइड का हमने पावर चेक कर लिया, अबडक्शन कर दिया, अडक्शन कर दिया, फ्लैक्शन कर दिया, एक्सटेंशन कर दिया, ये चेक कर लिया हमने। चेक करने के बाद हमने कहीं पर एक फॉर्मेट बना लिया कि हाँ इसमें पावर कितनी कम है, इसमें किस किस ज्वाइंट में किस किस मूवमेंट में पेन हो रही है। अब इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ इसका कौन सा पार्ट अफेक्टेड है, क्योंकि हमें पहले से पता है एनाटॉमी कि किस ज्वाइंट का किस मसल्स का क्या रोल है। अभी हम चले आएंगे फिर कुछ ऐसे चीजों पर जो हमें करनी है डिफरेंशिएट, कि सर्वाइकल के कारण से शोल्डर की तकलीफ तो नहीं या फोर आर्म की तो नहीं। तो सर्वाइकल का हम कर्व चेक कर लेंगे, सर्वाइकल मूवमेंट चेक कर लेंगे, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड को लेफ्ट साइड, फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवा कर देख लेंगे। उसमें कोई चक्कर तो नहीं आ रहा पेशेंट को, पास्ट हिस्ट्री ले लेंगे उससे कि पहले कोई आपको सर्वाइकल की कोई तकलीफ तो नहीं थी पहले। उसका कोई ना कोई एक्सरे होता है, एमआरआई स्कैन होता है जो हमारे पास में कैरी करता है, और अगर नहीं है तो आप फिजिकल डायग्नोसिस करोगे और फिर भी कंफर्म ना हो तो आप लिख दोगे एक्सरे कि आप सर्वाइकल का एपी लेटरल व्यू करवा कर लाए, ठीक है ना। इसी से पता चल जाएगा कि उसकी कर्व कैसी है और उसका बोन की क्वालिटी और डिस्क कैसा है। अब आ जाते हैं होल एंड सोल मूवमेंट के हिस्सा। मूवमेंट जो होता है ना फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट ही एक तरह से ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी में, याद रखें। अगर आपने मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, मूवमेंट को ओपन कर दिया, उसके लिए टेक्निक होती है। वो टेक्निक एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम जानते हैं, आप जान लोगे आने वाले समय में कि क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, क्या क्या तरीके करते हैं, क्या क्या उपाय करते हैं। जैसे बहुत ही नॉर्मल टेक्निक है स्ट्रेचिंग, बहुत ही नॉर्मल एंड कॉमन टेक्निक है ग्लाइडिंग मूवमेंट, स्ट्रेचिंग मूवमेंट, मोबिलाइजेशन टेक्निक है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट आना रिलीज का टेक्निक होता है कि आपकी कौन से मसल्स मूव कर रहे हैं तो कौन से मसल्स टाइट हैं, है ना। ये भी स्टडी करना कि एगोनिस्ट किससे बोलते हैं, एंटागोनिस्ट किससे बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं नर्वस सिस्टम पर कि नर्व कौन से इन्वॉल्व है। तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने पावर चेक कर लिया, तो पावर चेक किया तो क्या चेक हो गया, मायोटोम्स चेक हो गए, है ना, कि मसल्स की कितनी पावर है। तो अगर बाइसेप्स का सपोज की कमजोर है तो कहीं ना कहीं C2 C3 वाली एरिया नर्व रूट्स जो सप्लाई कर रहा है वो कमजोर है। इसी तरह से इस एरिया में अगर हम सेंसेशन चेक करें, है ना, तो पता चल जाएगा हमें कि उसकी सेंसरी इनोवेशन कैसी है। तो वो अगर हमने चेक कर लिया तो ठीक है, नॉर्मल है तो नॉर्मल लिखेंगे, अब नॉर्मल है तो अब नॉर्मल लिखेंगे। वो हाइपर भी हो सकती है, हाइपो भी हो सकती है, सेंसिटिविटी के केस में दोनों लिखेंगे, क्योंकि नर्व के केस में दोनों लिखना जरूरी होता है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है जो फिजियोथेरेपिस्ट कॉमनली छोड़ देते हैं, और इसलिए जरूरी है कि आप चीजों को ना ध्यान से पढ़ें और कुछ छूट जाए तो उससे रिमाइंड भी करवाएं। वो उसे बोलते हैं टेंडन रिफ्लेक्स। टेंडन रिफ्लेक्स एक ऐसा रिफ्लेक्स है जिससे पता चल जाता है कि कौन से नर्व की इन्वॉल्वमेंट इसमें कितनी ज्यादा या कम हो गई है। जैसे बाइसेप रिफ्लेक्स चेक कर लेंगे, है ना, यहां से हम एक्सटेंसर्स या फ्लेक्सर्स की या ट्राइसेप्स की, डेल्टॉइड की, इस सब के रिफ्लेक्सेस हम चेक कर सकते हैं। कभी चेक किया है रिफ्लेक्सेस? किया है चेक? चेक अगर नहीं किया है तो बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, प्रैक्टिस करें चेक करने के लिए, ठीक है। अब इसमें जो सबसे कॉमन मूवमेंट होती है वो होती है इसकी स्ट्रेचिंग, है ना, कि शोल्डर जॉइंट को हल्का हल्का हम ग्लाइडिंग इस तरह से स्ट्रेच करते हैं, ठीक है ना, पूरे होल्ड करके इस तरह से स्ट्रेच करते हैं। आप इस तरह से भी स्ट्रेच कर सकते हैं इस पोजीशन में भी। जब हम शोल्डर जॉइंट्स को रिलीज करते हैं स्टिफनेस को, तो स्टिफनेस रिलीज करने के लिए स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है, और इसको हम ग्लाइडिंग मूवमेंट में डालेंगे। सेकंड है, इसमें हम जैसे इस तरह से हमने होल्ड कर लिया पेशेंट को, है ना, और इस तरह से होल्ड कर लिया, ठीक है ना, और फिर इसे ग्लाइड्स बोलते हैं। इसे सिफेलिक कॉर्डल, है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर, और ये रोटेटरी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये बहुत ही ट्रैक्शन आप यहां से भी दे सकते हैं। इस तरह से पकड़ लिया, एक यहां से एल्बो से पकड़ लिया, उसके बाद साथ में हम फिर हमने
बहुत ही माइल्ड प्रेशर से स्टार्ट करते हैं और इस तरह से ग्लाइड देते हैं कि पेशेंट को पेन भी ना हो और उसके जॉइंट्स ना रिलैक्सेशन में चले जाएं। उसके बाद मैंने कल बताया था रिलैक्स पैसिव मूवमेंट, ठीक है ना। तो रिलैक्स पैसिव मूवमेंट में हम इस तरह से करते हैं, इसमें भी बहुत ही पेशेंट को रिलीफ मिलता है। रिलैक्स पैसिव मूवमेंट को हम आगे अपग्रेड कर सकते हैं, मींस कि उसमें पेशेंट की पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हैं। उसको बोलते हैं एक्टिव असिस्टेड, है ना, कि पेशेंट को हमने बोला ऊपर ले आओ वापस लाओ, हमने भी हेल्प किया, पेशेंट ने भी किया। उसके बाद बोलते हैं एक्टिव, पेशेंट को हमने बोला बाजू ऊपर करो और वापस लाओ, ये हो गया एक्टिव। इससे पहले क्या था, एक्टिव असिस्टेड। थर्ड होती है रेसिस्टेंस। अब हमने पावर को बढ़ाना है सपोज की शोल्डर गर्डल में, तो क्या करेंगे, अगेंस्ट ग्रेविटी या फिर हम प्रेशर देंगे। जैसे आप फ्लेक्शन करो, हमने रोक दिया, फिर वापस करो, फिर से ऊपर उठाओ, ले जाओ पीछे की तरफ, ले जाओ पीछे की तरफ, इस तरह से कर दिया। अब अबडक्शन किया, यहां ले जाओ, बाहर लाओ, हमने रोका इससे तो शोल्डर की पावर बढ़ जाएगी, शोल्डर गर्डल की पावर बढ़ जाएगी। और ये हमें बहुत ही हेल्प करता है बहुत सारे बीमारियों को हटाने में, मसल्स पावर को इंप्रूव करने में। क्योंकि जब भी कोई बीमारी होती है तो पेशेंट कॉमनली लूजिंग द मस्कुलर पावर और उसे एट्रोफी स्टेज में भी चला जाता है। एट्रोफी का मतलब हो गया कि उसके मसल बल्क भी कम हो जाते हैं। अब हम आते हैं स्कैपुलर और शोल्डर मूवमेंट पर। उठ करके बैठ जाओ इस तरफ, पैर नीचे करो। अब शोल्डर जब मूवमेंट करेंगे ना, यहां जाओ, यहां जाओ, शोल्डर मूवमेंट, इसको बोलते हैं एलिवेशन वापस। इसको श्रगिंग ऑफ शोल्डर भी बोलते हैं। करो, श्रगिंग बोलते हैं इसे। जब तुम खुद ही अच्छे से नहीं कर रहे हो, तुम पेशेंट से कैसे करवाओगे? खुद से करो ठीक से, हटाओ हाथ यहां से, उठाओ शोल्डर को पूरा ऊपर। इसका मतलब है आपकी शोल्डर मूवमेंट कम है ना। करो वापस, फिर से करो। इसको बोलते हैं शोल्डर एलिवेशन और श्रगिंग, है ना। इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्शन, इसको रिट्रैक्शन, ठीक है ना। ये फिर इसको बोलते हैं सर्कमडक्टरी मूवमेंट बोलते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और इसे क्या बोलते हैं, जैसे हाथ हमने रखा और हाथ आगे ले जाना है, ये सेरेटस एंटीरियर का मूवमेंट है, ठीक है ना, जिसमें पूरे अपर लिम्स को और स्कैपुला को हम आगे की तरफ ले जाते हैं, फिर वापस लाते हैं, ठीक है ना। ये मूवमेंट भी हमें चेक करना होता है। ये मूवमेंट दो पोजीशन में चेक करते हैं, हाई सिटिंग पोजीशन में और सुपाइन लेइंग पोजीशन में, कि हाथ ऊपर करके हमने ऊपर उठाने के लिए बोला। अगर सेरेटस एंटीरियर, बिंगिंग ऑफ स्कैपुला सुना है नाम? नहीं सुना है तो बिंगिंग ऑफ स्कैपुला पर स्टडी करना कि बिंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या होती है, ठीक है ना। सब स्कैपुलरिस जरूर पढ़ना है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पूरा स्कैपुला के आसपास में कितने मसल्स होते हैं, कैसे अटैचमेंट होती है, इसके बारे में स्टडी जरूर करना है। तो देखो, होल एंड सोल मैंने फिजियोथेरेपिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक फिजियोथेरेपिस्ट को क्या क्या ख्याल रखते हैं, इसके लिए मैंने चीजें बताई है। अब इसमें एक बीमारी को लेकर के पेशेंट आएगा आपके पास में, तो आपके पास में ठीक ठाक नॉलेज हो जानी चाहिए कि उसको चेक करें। पहले देखो, चेक करने के लिए सारा कुछ चेक करते हैं, उस पूरे एरिया को चेक करते हैं, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देते हैं उसको कि हाँ ये तकलीफ इसी की है, इसके ऊपर और नीचे से नहीं है, ठीक है। कुछ और पूछना है इसमें? नहीं, ठीक है। सो ये वीडियो भी हम अपलोड भी करेंगे, ठीक है ना, और उसको वीडियो को बार बार देखो, और देखने के बाद जो भी नए नए टर्म्स सेंटेंसेस मैंने बात किया है उसके बारे में स्टडी करेंगे और वो फिर से हम डिस्कस करेंगे। सर, अगर पेशेंट कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन में मूव कर रहा है शोल्डर को और उसको फिर भी पेन है, तो क्या है? देखो, बहुत ही कॉमन तो नहीं है कि किसी का रेंज ऑफ मोशन बहुत अच्छा है और उसके बाद फिर भी उसके पास शोल्डर पेन है। शोल्डर पेन जब भी होता है, पेन जब भी होती है ना, तो ये मान के चलें कि मूवमेंट कम हो ही जाएगी। याद रखें, पेन हमेशा मूवमेंट को लिमिट में डाल देता है, लेकिन एक्सेप्शन हो सकती है कि ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन पूरा है लेकिन फिर भी पेन है, तो उस पेन को हम
स्क्लेरोटॉम्स बोल सकते हैं, या जॉइंट्स में जो सप्लाई होती है ना नर्व की, उसका पेन बोल सकते हैं। तो आपको सर्वाइकल एरिया के नर्व्स पर जाने पड़ेंगे। या कभी कभार इंड्यूस्ड इन्फेक्शन हो जाता है, कहीं किसी ने इंजेक्शन लिया जॉइंट्स में और वो 2-3 महीने बाद वो इन्फेक्शन बढ़ गई जॉइंट्स के अंदर में, लेकिन उसमें स्टिफनेस हो जाती है, उसको फीवर आएगा, रेडनेस हो जाएगी, लेकिन लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट हो जाती है उसमें, फुल आरओएम तो नहीं होगा, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। अर्थराइटिस में जो फ्रोजन शोल्डर है ना, इस केस में भी पेशेंट को अक्यूट पेन स्टार्ट होती है शुरू में, काफी तेज पेन रहता है, काफी उसको सोने में दिक्कत होगी, लेकिन रेंज पूरा आ जाएगा, जितना ना शोल्डर की मूवमेंट होनी चाहिए ना उतनी हो जाएगी। इसको प्रिडिक्ट करना बहुत जरूरी है कि हाँ क्या ये इस तरह के फ्रोजन शोल्डर के केसेस तो नहीं डेवलप हो रहे, तो उसमें आपको 80 या 90% तक मूवमेंट दिख जाएगा। ठीक है, और कुछ?